हाय गाइस, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर। मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे अयस्को का जो भर्जन या निष्कापन किए थे तो उससे हमें क्या मिला था? याद है? नहीं याद है। धातु के ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। उस धातु के ऑक्साइड से हमें क्या प्राप्त करना है? धातु प्राप्त करना है। तो धातु प्राप्त करने के लिए आगे स्टेप में हम लोग को बढ़ना है। तो जो धातु के ऑक्साइड मिला था, क्या मिला था जी? धातु के ऑक्साइड मिला था। तो उस ऑक्साइड का अवकरण कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, अपचयन कर देंगे या उपचयन कर देंगे, तो उससे ऑक्सीजन बाहर होगा और हमें धातु प्राप्त होगा। चाहे वो धातु प्योर हो इम्प्योर हो अलग बात है, लेकिन हमें धातु प्राप्त हो जाएगा। क्या करने पर? अवकरण, अपचयन या उपचयन या रिडक्शन करने के बाद। तो यहां पर हम किसका अपचयन करेंगे? धातु के ऑक्साइड का। किसका? धातु के ऑक्साइड का, ऑक्साइडों का अपचयन। तो धातु के ऑक्साइड का अपचयन। धातु के ऑक्साइड का अपचयन करने से हमें क्या प्राप्त होगा? मेटल। अपचयन का मतलब होता है बेटा कि ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे तो हमको हाइड्रोजन जोड़ना नहीं, ऑक्सीजन निकलना है। जैसे हम लोग ZnO प्राप्त किए थे भर्जन के बाद, देखते थे कि ZnS का भर्जन किए थे तो हमको ZnO जिंक का ऑक्साइड मिला था। तो इससे हमें जिंक प्राप्त करना है ना, तो ये तो ऑक्साइड के रूप में है। तो इससे अगर ऑक्सीजन को हम लोग निकाल देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जिंक अलग। तो ये ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाया? अपचयन या अवकरण कहलाता है। तो यही प्रोसेस द्वारा जो भी धातु के ऑक्साइड मिले थे, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि धातु के ऑक्साइड प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे बेटा? धातु का ऑक्साइड। और उस धातु के ऑक्साइड का अपचयन या अवकरण करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? धातु। अपचयन का मतलब उस ऑक्साइड से किसको निकाल देना है? ऑक्सीजन को अलग कर देना है। और ऑक्सीजन अलग हो गया तो ऑक्साइड मेटल में मिल गया, मेटल में बदल गया। तो इस विधि को ही अपचयन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि धातु के ऑक्साइड से किसको अलग करना है? ऑक्सीजन को अलग करना है। और ऑक्सीजन को अलग करना ही क्या कहलाता है? अपचयन। तो इसके अलग अलग धातुओं के ऑक्साइडों का अलग अलग विधि द्वारा अवकरण कराया जाता है। मतलब कैरेक्टर के आधार पे, गुण के आधार पे, प्रॉपर्टीज के आधार पे। कुछ मेटल्स होते हैं जिनके गलनांक काफी हाई होते हैं, ऊंच होते हैं। कुछ धातु होते हैं जो काफी विद्युत ऋणात्मक धनात्मक बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसे धातु अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर शो करने वाले धातुओं का अपचयन भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन भी अलग अलग प्रकार से निकाला जाता है। तो धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए उसका क्या करना पड़ता है? अपचयन। क्या करना पड़ता है बेटा? अपचयन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भर्जन या निष्कापन के बाद प्राप्त धातु के ऑक्साइड जो होते हैं उससे धातु प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों द्वारा अपचयन करके धातु प्राप्त किया जाता है। वो विधि क्या है? अपचयन। पहला, इसमें 3 प्रकार से अपचयन कर सकते हैं। पहला है कार्बन अपचयन। कौन अपचयन? कार्बन अपचयन, यानी कार्बन रिडक्शन बोलते हैं या प्रगलन भी बोलते हैं इसको। कार्बन अपचयन या क्या बोलेंगे? प्रगलन। इंग्लिश में इसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। पूरा अगर इंग्लिश में बोले तो कार्बन रिडक्शन बोल सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस है एल्युमिनियम द्वारा अवकरण। एल्युमिनियम द्वारा अपचयन, रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। इसे एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन भी कहा जाता है। और तीसरा प्रोसेस है स्व अपचयन। स्व अपचयन। कौन अपचयन? स्व अपचयन। ऑटो रिडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। स्व अपचयन, ऑटो रिडक्शन।
तो अलग अलग नेचर शो करने वाले मेटल्स का अलग अलग प्रकार से रिडक्शन या अवकरण करके धातु के रूप में उसे प्राप्त किया जा सकता है। पहला विधि है कार्बन अपचयन विधि, जिसे प्रगलन या स्मेल्टिंग भी कहते हैं। दूसरा एल्युमिनियम द्वारा अपचयन, और तीसरा स्व अपचयन, सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन। तो कार्बन अपचयन विधि को पहले समझते हैं कि धातु के ऑक्साइड में कार्बन, कोयला या कोक, किसी भी चीज को मिलाकर उच्च ताप पर जब हम लोग गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं, तो धातु के ऑक्साइड का अवकरण होता है और धातु प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया प्रगलन या स्मेल्टिंग कहलाता है। यह विधि जो है वैसे मेटल्स के लिए अपनाया जाता है, वैसे धातु के लिए अपनाया जाता है जिसका विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता जिस धातु में कम होते हैं, जैसे जिंक है, लेड है, आयरन है, ऐसे धातुओं का रिडक्शन कार्बन अपचयन विधि द्वारा किया जाता है। और दूसरा विधि जो है एल्युमिनियम द्वारा अपचयन या एल्युमिनोथर्मिक भी बोला जाता है इसको। तो एल्युमिनियम द्वारा अपचयन वैसे धातुओं का किया जाता है जिस धातु का गलनांक क्या होते हैं, ऊंच होते हैं। आप कहेंगे कि सर एल्युमिनियम अपचयन क्यों कहते हैं, कार्बन अपचयन द्वारा नहीं काम कर सकते थे? नहीं बेटा, नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि कुछ मेटल्स जिनके गलनांक काफी हाई होते हैं, अगर कार्बन द्वारा अपचयन कराया जाए तो वह अपचयन नहीं होकर वो कार्बोनेट में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? कार्बोनेट। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन अपचयन विधि द्वारा किसी मेटल के बारे में पूछ रहे कि कार्बन अपचयन विधि द्वारा क्रोमियम का अपचयन क्यों नहीं किया जाता है, तो कहेंगे चूंकि साफ साफ जानते हैं कि क्रोमियम का गलनांक काफी हाई होता है, काफी ऊंच होता है, जिसके कारण वह कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनेट बना लेगा, कार्बाइड बना लेगा, जिससे अवकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए वहां पे किसका उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। इसलिए इसका नाम है एल्युमिनियम अपचयन। अब आप कहेंगे सर एल्युमिनियम का ही उपयोग क्यों किया जाता है, दूसरे मेटल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो देख बेटा, एल्युमिनियम जो है यह ऑक्सीजन लविंग ग्रुप है, ऑक्सीजन लविंग एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन को काफी अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन प्रीति तत्व कहलाता है। इसलिए किसी भी धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को काफी प्रबलता से अपने ओर लेकर और उसे अवकरण करके मेटल के रूप में प्राप्त करेगा। इसलिए एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। स्व अपचयन, स्व अपचयन में किसी बाहरी अवकारक यानी कि जो अवकरण करता है, किसी भी बाहरी अवकारक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी बाहरी अवकारक यानी अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। इसमें सल्फाइड एयर्स को जब भर्जन किया जाता है उसी समय कुछ सल्फाइड एयर्स रहते हैं, कुछ ऑक्साइड रहते हैं, वही सल्फाइड जो है ऑक्साइड को ऑक्सीकृत कर देते हैं। जैसे जेडेनएस का जब भर्जन करते हैं तो कुछ भाग ऑक्साइड में बदल जाता है और कुछ भाग इसका सल्फाइड के रूप में ही रहता है, पूरा नहीं बदलता है। तो वही जो सल्फाइड होता है इसको क्या कर देता है? अवकृत कर देता है और धातु प्राप्त होता है, यानी स्वयं से ही अवकृत हो जाता है, तो उसे बोलते हैं स्व अपचयन। मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आया हो, समझ में आया बेटा, समझ में आया ना? आगे बढ़े तो पहला हेडिंग हम लोग बनाए क्या यहाँ पे? कार्बन अपचयन विधि। इसको कॉपी कर लिए हैं, 3 विधि से करेंगे। तो पहला है कार्बन अपचयन विधि, से हटा दिया जाए कार्बन अपचयन, या इसी को प्रगलन बोलते हैं। इंग्लिश में इसके क्या बोलेंगे? स्मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? स्मेल्टिंग। यानी कि धातु के ऑक्साइड को क्या करेंगे? धातु के ऑक्साइड को, यानी कि धातु के ऑक्साइड, वैसे धातु के ऑक्साइड जिनका विद्युत धनात्मकता बहुत ही कम होता है, विद्युत धनात्मकता कम होता है, वैसे धातुओं को उच्च ताप पर कार्बन के साथ, कोयला के साथ, कोक के साथ, किताब में अलग अलग किताब में अलग अलग बात लिखे, कार्बन लिखे, कोक लिखे, कोयला लिखे, कोई घबराने की बात नहीं, सारा का मतलब होता है कार्बन। तो किसी के साथ अगर हीटिंग करते हैं और अवकरण होकर धातु के रूप में बदलता है
तो इस प्रक्रिया को प्रगलन या स्मेल्टिंग कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ डेफिनेशन हम लिख दें, प्रगलन कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर कार्बन द्वारा अयस्क के अपचयन से धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है? प्रगलन। इसे सिंपल लैंग्वेज में बाबू बोले तो कह सकते हैं उच्च ताप पर अयस्क को या धातु के ऑक्साइड को, अयस्क को या धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ, कोक के साथ, कोयला के साथ मिलाकर, कार्बन कोक कोयला कुछ भी एक चीज बोल सकते हैं, के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जिससे अयस्क का अपचयन होता है और धातु प्राप्त होता है। यह विधि प्रगलन या कार्बन अपचयन विधि कहलाता है। बात समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिंक का ऑक्साइड है, जिंक के ऑक्साइड के साथ कार्बन मिला के इसे क्या कर देंगे? हीट करेंगे। हीट करने का मतलब यहाँ पे प्रगलन। आप यहाँ कार्बन की जगह पे कोक कहे, कोयला कहे, कुछ भी कहे, कार्बन समझना है। जब गर्म करेंगे तो यहाँ हमें जिंक मिलेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा? शायद ऊपर उड़ जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे PbO लेड के ऑक्साइड को भी कार्बन मिला के अवकरण कर सकते हैं, हीट करेंगे। ये त्रिभुज नहीं है, हीट करने का संकेत है, तो इसको भी प्रगलन बोलेंगे। जब हीट करेंगे तो Pb प्राप्त होगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे ही ऊपर चला जाएगा। चला जाएगा? नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन का ऑक्साइड में भी कार्बन मिला के हीट किए हैं तो आयरन मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जा रहा है। यहाँ भी टीन के ऑक्साइड SnO2 को भी कार्बन के साथ हीट कर रहे हैं, यानी प्रगलन कर रहे हैं। कार्बन या बोले कोक बोले या कोयला बोले, उसके साथ हीट करते हैं, काफी हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो टीन मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, लेड मिल रहा है और जिंक मिल रहा है। तो यह विधि जो है क्या कहलाता है? प्रगलन या कार्बन अपचयन। यह विधि वैसे धातुओं के लिए अपनाया जाता है। कैसे धातुओं के लिए? जिनका विद्युत धनात्मकता क्या हो? कम हो। जिनका विद्युत धनात्मकता कम हो वैसे धातुओं के लिए यह विधि अपनाया जाता है। आप देख भी रहे हैं कि जिंक के लिए, लेड के लिए, आयरन के लिए, टिन इत्यादि। जिनका क्या हो? विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बार बार बोलेंगे, विद्युत धनात्मकता जिसका लो कम हो, वैसे धातुओं के लिए कार्बन अपचयन विधि अपनाया जाता है। समझ में आया? समझ में आ गया? नोट कीजिए। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि यह जो कार्बन अपचयन या प्रगलन जो है वात भट्टी में किया जाता है। ऐसा भट्टी में? वात भट्टी यानी ब्लास्ट फ्यूरेंस, ब्लास्ट फ्यूरेंस, ब्लास्ट फ्यूरेंस में किया जाता है। कौन विधि? प्रगलन। कॉपी कर ली है, हटा दिया जाए। चलिए एल्यूमिनियम अप द्वारा अपचयन, एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। कौन? किसके द्वारा? एल्यूमिनियम के द्वारा। तो इस विधि को गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रक्रम भी कहते हैं। अभी बताए हैं इस विधि का उपयोग ऐसे धातुओं के लिए किया जाता है जिन धातुओं का गलनांक हाई हो, जिन धातुओं का गलनांक उच्च हो। वैसे धातुओं के अपचयन के लिए एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वैसे धातु अगर कार्बन के साथ अपचयन कराएंगे तो वह कार्बाइड बना देता है। क्या बना देता है? कार्बाइड। इसलिए एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तब आपका सवाल होगा कि एल्युमिनियम ही क्यों, दूसरा मेटल क्यों नहीं उपयोग करते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है ऑक्सीजन प्रीति होता है, यानी ऑक्सीजन को काफी आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है और धातु के ऑक्साइड धातु में बदल जाते हैं। तो यहाँ प्रक्रिया क्या कहलाएगा? एल्युमिनियम अपचयन या गोल्ड स्मिथ थर्माइट। यानी क्या करते हैं इस विधि में कि जो भी धातु के ऑक्साइड होता है उसको किसके साथ मिलाते हैं? एल्युमिनियम के साथ मिला लेते हैं। किसके साथ मिला लेते हैं? एल्युमिनियम के साथ, और उसे हीट करते हैं तो प्राप्त होता है हमें मेटल।
और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अलग एल्यूमिना बना लेता है। इस विधि को एल्युमिनियम अपचयन या एल्यूमिनोथर्मिक या गोल्डस्मिथ थर्माइट भी कहते हैं। इस विधि में तो इस विधि में क्या करते हैं, ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ मिला लेते हैं। ऑक्साइड को किसके साथ मिलाते हैं, एल्युमिनियम के साथ, जिससे क्या कहते हैं, थर्माइट। याद रखिए थर्माइट क्या है दिमाग में, कि एल्युमिनियम और धातु के ऑक्साइड के मिश्रण को थर्माइट करते हैं, और इसी थर्माइट यानी कि एल्युमिनियम और धातु के ऑक्साइड के मिश्रण को एक बालू के परत वाला स्टील के बर्तन में रख के उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मैग्नीशियम और बेरियम मिला के। इस विधि को ही, इसी विधि को कहते हैं कौन सी, गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रक्रम या एल्युमिनियम द्वारा अपचयन। यह विधि जब अपनाया जाता है तो अपचयन शुरू हो जाता है और धातु के ऑक्साइड अवकृत होकर अपचयित होकर धातु में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, धातु में बदल जाता है। एग्जांपल चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इस विधि द्वारा देखिए क्रोमियम के ऑक्साइड को एल्युमिनियम मिला के इसे क्या किए हैं, हीट किए हैं, तो क्रोमियम मिला है। तो यहाँ पे क्रोमियम प्राप्त हुआ प्लस एल्युमिनियम के ऑक्साइड बाहर हो गया। एल्युमिनियम क्या किया, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके अपना ऑक्साइड बना। इसी प्रकार मैग्नीज के ऑक्साइड को भी एल्युमिनियम के साथ क्या किए हैं, हीट किए हैं, तो क्या मिला है, मैग्नीज मिला है और एल्युमिनियम के ऑक्साइड अलग अलग, तो मेटल मिल गया है। अब धातु ये शुद्ध है कि अशुद्ध है वो बात की बात है, इसका शोधन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें क्या मिल गया, धातु मिल गया। ये वैसे धातु के लिए अपना एग्जांपल लिया देते हैं, क्रोमियम मैग्नीज के लिए स्पेशली अपनाया जाता है, और वैसे धातु के लिए जिसका गलनांक काफी हाई होते हैं, उच्च होते हैं, वैसे धातु के लिए भी अपनाया जाता है। ये बात समझ में आई? इसको कॉपी कर चुके हैं, कॉपी इसको कीजिए। उसके बाद बताते हैं कि किस प्रकार के धातुओं का अपचयन इस विधि द्वारा किया जाता है। चूंकि जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए इसको कॉपी कीजिए। तो कॉपी कर लिए, हटा दिया जाए। इस विधि में तो देख सकते हैं कि वैसे धातुओं का अपचयन इस विधि द्वारा किया जाता है जिसके गलनांक क्या हो, कम, उच्च। कार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि कार्बन का अगर उपयोग किया जाएगा तो ऐसे मेटल जिनके गलनांक उच्च होंगे वो क्या बना लेते हैं, कार्बाइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कार्बाइड बना लेते हैं। उसके बाद इस विधि में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है अपचायक के रूप में, इसलिए इसे एल्यूमिनोथर्मिक विधि भी कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के प्रति प्रीति यानी कि लगाव, प्रति क्या रखता है, प्रीति यानी लगाव, लविंग होता है, इसलिए एल्युमिनियम का ही उपयोग किया जाता, नहीं तो दूसरे मेटल का उपयोग किया जा सकता था। लास्ट पॉइंट जो है कि इस विधि में काफी अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, उष्मा निकलता है, इसलिए इसे उष्मा क्षेपी प्रक्रिया भी कह सकते। तो ये था हम लोग कौन विधि, एल्युमिनियम अपचयन। क्लियर है, कॉपी कीजिए। तीसरा है हम लोग का स्व अपचयन। स्व अपचयन, स्व अपचयन, ऑटो रिडक्शन। इसे विधि में किसी भी प्रकार के बाहरी अवकारक जैसे एल्युमिनियम या कार्बन किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। सल्फाइड गैस जब भर्जन या निष्कापन, सल्फाइड गैस का जब भर्जन किया जाता है तो कुछ उसका भाग ऑक्साइड में बदलता है, कुछ भाग सल्फाइड के रूप में ही रहता है। वही सल्फाइड वाला भाग जो होता है ऑक्साइड को अवकृत कर देता है और ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसलिए इस विधि को क्या बोला जाता है, स्व अपचयन कहा जाता। चलिए यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। तो इस विधि में सल्फाइड गैस का भर्जन जब करते हैं तो ऑक्साइड मिलता है मालूम है, लेकिन कुछ भाग सल्फाइड के रूप में ही रह जाता है, और वही जो सल्फाइड, जो शेष सल्फाइड रहता है, वही शेष सल्फाइड जो है ऑक्साइड के साथ मिलकर संयुक्त होकर और क्या देता है, धातु बना देता है। इसमें किसी भी बाहरी अपचयक की जरूरत नहीं, तो अपने आप अपचयित हो जाता है, इसलिए इसे स्व अपचयन कहते हैं। जैसे कि कॉपर का ऑक्साइड मिला और उसमें थोड़ा सा भी कॉपर का सल्फाइड था, यही कॉपर का सल्फाइड कॉपर के ऑक्साइड को अवकृत कर देता है, कॉपर धातु मिलता है और साथ में SO2 बाहर निकाल देता है। जैसे कि लेड का ऑक्साइड मिला था नीट भर्जन के बाद, लेकिन उसमें कुछ भाग
लेड का सल्फाइड भी रह जाता है और वही लेड का सल्फाइड जो होता है इसको ऑक्साइड को क्या कर देता है, अवकृत कर देता है और लेड धातु के रूप में प्राप्त होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। तो यहाँ धातु मिल रहा है, यहाँ भी धातु, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इस विधि को स्व अपचयन इसलिए कह रहे हैं, इसी में मौजूद सल्फाइड का थोड़ा सा भी भाग होता है, वो ऑक्साइड को आराम से क्या कर देता है, अवकृत कर देता है और धातु प्राप्त हुआ। तो आज हम लोग अवकरण किए हैं, तो हर जगह तीनों विधि द्वारा धातु ही प्राप्त किए। अब धातु मिल गया है, अब ये फिक्स नहीं है कि धातु शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो हम लोग को फिक्स करने के लिए शोधन यानी प्यूरिफिकेशन, धातु का शोधन करना जरूरी है। धातु का शोधन हो जाएगा तो शुद्ध धातु मिल जाएगा। हम लोग का टारगेट ही है शुद्ध धातु प्राप्त करना, शुद्ध धातु प्राप्त करना। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने से कितने कदम दूर है, मात्र एक कदम दूर है। धातु तो मिल गया है, अब शुद्ध धातु प्राप्त करना है, यानी कि इसके बाद शोधन। सबसे पहले क्या था, सांद्रण, सांद्रण के बाद भर्जन निस्तापन, भर्जन निस्तापन के बाद अवकरण किए, धातु मिल गया, अब शोधन करेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा, मेटलर्जी क्लियर हो जाएगा। अलग अलग इंडिविजुअल धातुओं के लिए भी हम लोग जानेंगे। तो बात समझ में आ गया ना। तो आज हम लोग कितने विधि से अपचयन पर है, 3 विधि से। कार्बन अपचयन यानी परगलन, दूसरा एल्युमिनियम अपचयन या एल्युमिनोथर्मिक अपचयन और थर्माइट भी उसको जिसको बोले थे, और तीसरा था स्व अपचयन, इसमें सल्फाइड अपने आप ही अवकृत हो जाता है। तो 3 विधि द्वारा धातु के पास पहुंच चुके हैं, धातु मिल गया है एकदम। अब शोधन कर लेना है, क्योंकि जब ये मिट्टी से मिला है, मृदा से मिला है, खनिज से मिला है, तो ये शुद्ध तो हो नहीं सकता है, थोड़ा अशुद्धि जरूर होगा। तो शोधन इसके बाद वाला हम लोग का टॉपिक होगा शोधन। क्या होगा, शोधन। आज का आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बोल देते हैं। क्वेश्चन है, टास्क में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर देंगे कि जिंक के ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो वह पीला हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, और ठंडा किया जाता है तो पुनः वह अपने वास्तविक रूप सफेद हो जाता है, वास्तविक रूप में आ जाता है, सफेद हो जाता है। क्यों, इसकी व्याख्या कीजिएगा। तो आज इतना ही, मन लगा के पढ़िए, और लॉकडाउन में हम लोग संपूर्ण तैयारी यूट्यूब के माध्यम से करेंगे। तो लास्ट में ये कहेंगे, जय हिंद, जय भारत।